इस मूवी की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जिसका नाम नजीब मोहम्मद है, जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहीं फंस जाता है। वहां उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों के बीच छोड़ दिया जाता है। वो गुलाम बनकर जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया था। फिर किसी तरह 3 साल तक वहां रहने के बाद नजीब वहां से भागने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, यही सब हमें इस मूवी में दिखाया गया है। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसका नाम है दी गॉट लाइफ और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.1 की। हाय दोस्तों, हमारे चैनल फिल्मी कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम नजीब और हकीम नाम के 2 भाइयों को देखते हैं। ये दोनों सगे भाई तो नहीं होते, लेकिन हकीम नजीब को एक बड़े भाई की तरह ही मानता है। ये दोनों सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर होते हैं। नजीब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसे हिंदी और मलयालम भाषा ही समझ आती थी, जबकि उसका छोटा भाई हकीम पढ़ा लिखा था, उसे इंग्लिश भाषा भी समझ आती थी। जब वे दोनों एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया था, जबकि उन्हें बताया गया था कि कंपनी का एक आदमी उन्हें लेने के लिए आएगा। उनके साथ आए सभी लोग AC वाली गाड़ी में बैठकर जा चुके थे। वे दोनों यह सब देखकर काफी परेशान होते हैं और फिर वो एयरपोर्ट पर एक कर्मचारी से मिलते हैं जो हिंदी बोलता था। उस एयरपोर्ट पर उन दोनों की भाषा को समझने वाला सिर्फ यही एक आदमी था। वे दोनों उस कर्मचारी को अपनी कंपनी का नंबर देकर उसे कॉल करने को कहते हैं। जब वो आदमी उस नंबर पर कॉल करता है तो बेल जा रही होती है, पर फोन कोई नहीं उठाता। वो आदमी बताता है कि आज शुक्रवार है, आज के दिन छुट्टी होती है, इसलिए शायद कोई फोन नहीं उठा रहा। और फिर वो दोनों एयरपोर्ट के बाहर आ जाते हैं। वहीं खड़े होकर अपने कफील का इंतजार करते हैं। यहाँ के लोग अपने साथी या मालिक को कफील कहकर बुलाते हैं। उन्हें वहाँ पर इंतजार करते काफी समय बीत चुका था और अभी तक उन्हें लेने कोई नहीं आया। दूसरी तरफ हकीम ये सोचकर परेशान हो रहा था कि उसकी माँ परेशान हो रही होगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक फोन करके ये नहीं बताया कि वो मुंबई से सऊदी अरब पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद उनकी तरफ एक शेख आता है। नजीब और हकीम उसे अपना कफील समझते हैं। वो शेख उनके पास आकर अरबी भाषा में उनके बारे में पूछता है, पर उन दोनों को अरबी भाषा समझने आने के कारण उसकी बात समझ नहीं आती। नजीब हिंदी भाषा में उस शेख से अपनी बात कहता है, पर वो शेख भी हिंदी नहीं जानता था, इसलिए वो भी उनकी बात नहीं समझ पाता। फिर वो शेख उनसे उनका वीजा पासपोर्ट लेकर कुछ देखता है और इशारे से उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। नजीब और हकीम सोचते हैं कि यही उनका आदमी है और वो दोनों भाई उसके साथ चल देते हैं। वो दोनों भाई जब से यहाँ आए हैं तब से उन्होंने पानी तक नहीं पिया था और अब नजीब को बहुत प्यास लग रही थी। नजीब उस शेख से पीने के लिए पानी मांगता है, जिस पर वो शेख उसे धमकाकर गाड़ी में बैठने को कहता है। शेख का ऐसा बर्ताव देखकर उन्हें अजीब लगता है, पर वो इस पर ध्यान न देकर गाड़ी में बैठने लगते हैं। जब वो गाड़ी में चढ़ते हैं तो देखते हैं कि उस गाड़ी में पशुओं का चारा था और उस गाड़ी की हालत भी काफी खराब थी। तो हकीम नजीब से कहता है कि भैया, हम कंपनी की तरफ से वर्कर की हैसियत से यहाँ पर आए हैं और हमें ऐसी गाड़ी में ले जाया जा रहा है, और सभी वर्कर तो इसी वाली गाड़ी में गए थे। नजीब हकीम को समझाकर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो शेख उन्हें लेकर चल देता है। वो लोग एक लंबा सफर तय करके एक जगह पर पहुंचते हैं। वो शेख उन दोनों भाइयों को शहर से बहुत दूर एक रेगिस्तान में लेकर आया था। यहाँ पहुंचकर शेख उन दोनों भाइयों को अलग कर देता है। वो हकीम को एक दूसरे शेख को दे देता है। वे दोनों भाई उन्हें अलग करने से मना करते हैं, जिस पर शेख नजीब को मारता है और वो नजीब को गाड़ी में बैठाकर दूसरी जगह ले जाता है। शेख नजीब को गाड़ी से उतारकर उसे अपने साथी को सौंप देता है और वो शेख गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है।
नजीब उस शेख से अपने गांव फोन करने के लिए फोन मांगता है, लेकिन उस शेख को भी हिंदी समझ नहीं आती थी, तो वो भी नजीब की बात नहीं समझ पाता। नजीब वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को देखता है। उस बूढ़े आदमी की भाषा भी अलग थी। यहाँ पर सभी की भाषा अलग अलग थी। नजीब न तो अपनी बात किसी को समझा पाता है और न ही वो किसी की बात समझ पा रहा था। और हकीम से अलग होने के बाद वो और अकेला पड़ गया था, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों की बातों को हकीम ही नजीब को समझाता था। नजीब इशारे से उस बूढ़े आदमी से पानी की पूछता है, तो बूढ़ा आदमी पानी की टंकी की तरफ इशारा करता है। नजीब उस टंकी में से बहुत सारा पानी पीता है, क्योंकि वो बहुत समय से प्यासा ही था और अब वो सोने के लिए वहां लगे टेंट में जाकर लेट जाता है। नजीब लेटा हुआ अपनी माँ, बीवी और अपने गांव को बहुत मिस कर रहा था और फिर वो ख्यालों में डूब जाता है। नजीब अपने गांव में नदी के अंदर से रेत निकालने का काम करता था। वहीं पर वो अपने एक दोस्त से पूछता है कि गल्फ जाने में कितना खर्चा आ जाता है। उसका दोस्त बताता है कि 30,000 रुपयों का, और कहता है कि उसके जीजाजी की वहाँ एक कंपनी में जानकारी है, वो वहाँ काम लगवा देंगे। नजीब गल्फ जाने के बारे में सोचता है और अगले दिन वो अपने दोस्त से कहता है कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि वहाँ जाकर भी मजदूरी वाला काम ही तो करना है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। और फिर नजीब अपनी बीवी के गहने और अपने घर को गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लेता है। फिर अगले दिन नजीब अपने उस दोस्त के साथ उसके जीजाजी के पास जाता है और उन्हें पैसे देकर गल्फ जाने की तैयारी करता है। और फिर हम नजीब की माँ और बीवी को देखते हैं। उसकी माँ उसके लिए कई तरह की चीजें बनाती है और दूसरी तरफ उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। नजीब इस हाल में अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर आम इंसान की तरह उसके भी कुछ सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा ले कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके, लेकिन गांव में रहकर यह सब संभव नहीं था। आगे हम देखते हैं कि जब नजीब सो रहा होता है तो शेख उसे लात मारकर उठाता है और उसका बैग उठाकर टेंट से बाहर फेंक देता है और उसे मारता भी है। वो हाथ से इशारा करके उसे बाहर सोने को कहता है। नजीब शेख से कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, बाहर कैसे सो पाऊंगा, लेकिन वो शेख उसे टेंट से बाहर कर देता है। नजीब अपना बैग उठाकर वहाँ खड़ी एक खराब गाड़ी में अपनी रात गुजारता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी भेड़ों का दूध निकाल रहा है। वो बूढ़ा आदमी नजीब को अपने पास बुलाता है और उस दूध को शेख को देकर आने को कहता है, लेकिन नजीब उसकी बात समझ नहीं पाता और वो दूध खुद ही पीने लगता है। यह देखकर वो बूढ़ा आदमी उससे वो दूध छीन लेता है और इशारे में उसे समझाता है कि वो दूध शेख को देकर आओ। फिर वो दूध लेकर शेख के पास जाता है। शेख सारा दूध पीकर अपनी अरबी भाषा में नजीब से काम करने को कहता है, लेकिन नजीब को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो नजीब को मारना शुरू कर देता है। नजीब को कुछ पता नहीं होता कि वो उसे क्यों मार रहा है। नजीब फिर शेख के पैर पकड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि मुझे जाने दो, मैं यहाँ ये काम करने नहीं आया, मुझे कंपनी में बुलाया गया था। लेकिन शेख को उसकी बातें समझ नहीं आती और वो उसे धक्का देकर टेंट से बाहर निकाल देता है। नजीब जिस जगह पर होता है वहाँ बहुत सारे भेड़, बकरी और ऊंट पाले जाते हैं। फिर एक दिन वहाँ बड़ा शेख आता है। नजीब उसे फिर से अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, पर वो शेख उसकी बातें नहीं समझ पाते। नजीब फिर उनको अपने पासपोर्ट पर लिखे नंबर को दिखाता है कि इस नंबर पर फोन करके पता चल जाएगा कि मैं यहाँ एक कंपनी में काम करने आया हूँ। लेकिन वो शेख उसके पासपोर्ट, वीजा को ही फाड़ देते हैं। ये सब देखकर नजीब बहुत परेशान होता है और अब वहाँ से अपने घर वापस जाने की कोई उम्मीद नहीं बचती और वो सोचता है कि क्या वो कभी इस दलदल से निकल भी पाएगा। अगले सीन में हम कफील को रोटियां बनाते हुए देखते हैं। कफील नजीब को अपने पास बुलाकर उसे रोटी खाने को देता है। वो रोटी इतनी ज्यादा टाइट होती है कि वो उस रोटी को पानी में भिगोकर खाता है और आंखों से आंसू टपकते हुए अपनी माँ और बीवी के हाथों से बने खाने को बहुत मिस करता है।
रात के समय उस खराब गाड़ी में बैठा नजीब आसमान में चांद को देखकर अपनी बीवी को याद करता है और अपनी बीवी साइनू के साथ बिताए दिनों को सोचता है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है। एक दिन शहर से एक पानी का टैंकर वहाँ पानी लेकर आता है। नजीब उस टैंकर मालिक से उसे अपने साथ शहर लेकर जाने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ बड़ा शेख आ जाता है और वो नजीब को टैंकर मालिक से बात करता देख अपनी गन के पिछले हिस्से से उसे बुरी तरह मारता है। इस बीच नजीब के सिर पर भी चोट लग जाती है। ये लोग नजीब के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। चोट के दर्द में नजीब वहीं रेत पर पड़ा रहता है और नजीब अपने गांव के दिनों को याद करता है कि वो किस तरह नदी में नहाया करता था और वो आज कितने दिनों से नहाया नहीं है। नहाना तो दूर, उसे यहाँ सोच के लिए भी पानी नहीं मिलता। फिर अगली सुबह कफील नजीब को उठाकर उससे बकरी का दूध निकालने को कहता है। ये काम उस बूढ़े आदमी का है, लेकिन आज वो कहीं नजर नहीं आ रहा था और नजीब को दूध निकालना नहीं आता था। वो फिर भी दूध निकालने की कोशिश करता है। जिस बीच भेड़ बकरियां उसे बहुत मारती हैं, जिससे वो जख्मी भी हो जाता है। अगर नजीब काम नहीं करेगा तो उसे खाने के लिए वो एक मोटी रोटी भी नहीं मिलेगी। और अब नजीब को रेगिस्तान में भेड़ बकरियों को चराने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है। फिर इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो खुद को वहाँ खड़ी एक गाड़ी के शीशे में देखता है। उसके बाल और दाढ़ी बहुत बड़ी हो चुकी थी। वो अपने इस हाल को देखकर काफी परेशान होता है और एक कांच के टुकड़े से अपनी दाढ़ी को काटने की कोशिश करता है। और अब उसे याद भी नहीं है कि उसे यहाँ रहते कितना वक्त बीत चुका है। नजीब इस तरह जिंदगी जीने से परेशान आ गया था और वो अपनी जान देने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे कुछ गिद्ध किसी चीज को खाते हुए दिखाई देते हैं। फिर वो पास जाकर देखता है तो वो वही बूढ़ा आदमी था जो भेड़ बकरियों को चराया करता था। उसको इस तरह देखकर वो अपने बारे में सोचता है कि आने वाले समय में उसका हाल भी इसकी तरह ही होगा। नजीब फिर उस आदमी की बॉडी के पास से उन गिद्धों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिद्ध उसी पर हमला कर देते हैं। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाता है। फिर हम शाम का समय देखते हैं। नजीब अपनी माँ के हाथ का बना अचार खाकर अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था। उसने यह डिब्बा छुपा कर रखा हुआ था। उसे जब भी अपनी माँ की याद आती है तो वो उस डिब्बे से अचार खा लेता है और अब नजीब यहाँ से भागने की भी ठान लेता है। अगले दिन जब नजीब बकरियां चराने रेगिस्तान में जाता है तो तभी वो मौका देखकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी ऊंट पर सवार शेख उसे भागता हुआ देख लेता है। शेख अपने ऊंट से उसका पीछा करता है और फिर शेख नजीब की तरफ गोली चलाता है, पर वो गोली नजीब को नहीं लगती। लेकिन गोली की आवाज सुनकर नजीब वहीं गिर गया था। शेख नजीब के पास जाकर अपनी गन के पिछले हिस्से से उसे बहुत मारता है और उसका एक पैर भी तोड़ देता है, जिससे वो फिर कभी दोबारा वहां से भागने की कोशिश ना करे। और शेख उसे भेड़ बकरियों के बीच रस्सी से बांध देता है और अब नजीब मान लेता है कि वो कभी भी अपने गांव वापस नहीं जा पाएगा। और इसी तरह वो कठोर परिस्थितियों और अकेलेपन को झेलते हुए यहाँ भेड़ बकरियां चराता रहता है। कई सालों तक कष्ट सहने के बाद एक दिन जब वो रेगिस्तान में बकरियां चरा रहा था तो तभी वहाँ तेज बारिश आ जाती है। तो नजीब बारिश से बचने के लिए बकरियों को लेकर एक गुफा में चला जाता है। जब वो गुफा में बैठा होता है तो गुफा की दूसरी साइड से उसे किसी के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर गुफा की दूसरी तरफ चल देता है। गुफा से बाहर निकलकर वो एक आदमी को देखता है। वो आदमी कोई और नहीं, उसका छोटा भाई हकीम था। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत रोते हैं। हकीम नजीब से कहता है कि भैया यहाँ से भाग चलते हैं, गाँव और माँ की बहुत याद आती है। नजीब बताता है कि उसने कई बार भागने की कोशिश की लेकिन भाग नहीं पाया। फिर इतने ही थोड़ी दूरी पर हकीम का शेख गाड़ी लेकर आ जाता है। हकीम उसकी गाड़ी देखकर अपनी बकरियों के पास चला गया और साथ ही बाद में मिलने को भी कह
रह गया था। और इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब नजीब ऊँटों को चारा डाल रहा था तो तभी उसे हकीम के गाने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज सुनकर उसी दिशा में जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर वो हकीम के पास पहुंच जाता है। हकीम उसे अपने साथी अफ्रीकी चरवाहे इब्राहिम खादरी से मिलवाता है और बताता है कि वो इससे पहले यहाँ पर काम कर चुका है। यहाँ के सारे रास्ते वो अच्छे से जानता है। वो यहाँ से भागने में उनकी मदद करेगा और कुछ दिन में हमारे बड़े कफील के बेटे का निकाह है। अगर वो यहाँ से चले गए तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। और अब वो लोग उस दिन का आने का इंतजार करते हैं। कई दिन इंतजार करने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। नजीब और हकीम दोनों के शेख बड़े कफील के बेटे के निकाह के लिए चले जाते हैं। नजीब अपने शेख को जाते ही सबसे पहले नहाता है, क्योंकि वो आखिरी बार अपने गांव में ही नहाया था। तब से वो इतने सालों से नहाया नहीं है। फिर वो वही कपड़े पहनता है जो गांव से पहनकर आया था। यहाँ रहकर वो इतना कमजोर हो गया था कि उसकी पैंट बहुत लूज हो गई थी। वो एक रस्सी की मदद से अपनी पैंट को बांधता है और फिर वो आखिरी बार भेड़ बकरी और ऊँटों को चारा डालकर उन्हें अलविदा कहता है। दूसरी तरफ हकीम और खादरी भी वहाँ आ जाते हैं और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग रोड की तरफ चलते रहते हैं। उन्हें चलते चलते रात हो जाती है और अब हकीम को तेज प्यास भी लग रही थी, लेकिन उनके पास पीने को पानी नहीं था। वो रात के अंधेरे में आगे बढ़ते रहते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक काफिला दिखाई देता है तो इब्राहिम उनके लिए वहाँ पानी लेने जाता है, लेकिन एक शेख उसे पानी ले जाता देख उस पर गोली चलाने लगता है। वो तीनों किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में इधर उधर भागने की वजह से अपनी दिशा से भटक जाते हैं और गलत दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। अगली सुबह जब वो सोकर उठते हैं तो सबसे पहले रोड देखने की जिज्ञासा होती है, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई रोड दिखाई नहीं देती। बस चारों तरफ रेत ही रेत दिख रहा था और अब उन्हें समझ आ गया था कि वो अपनी सही दिशा से भटक चुके हैं। लेकिन वो लोग फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। काफी देर तक चलते चलते नजीब और हकीम का प्यास के कारण गला सूखने लगता है। पानी के बिना उनसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। फिर थोड़ा आगे चलने पर हकीम को एक ऊंट पानी पीता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये उसका भ्रम था और वो पानी देखकर पानी पीने के लिए दौड़कर उस तरफ जाता है। पर जब वो पास जाकर देखता है तो वहाँ एक ऊंट मरा हुआ पड़ा था। वो भी शायद प्यास के कारण ही मरा था। फिर आगे चलकर उनका सामना रेगिस्तानी सांपों से होता है। इब्राहिम हकीम को तो अपनी तरफ खींच लेता है, पर नजीब उन सांपों के बीच ही फंस जाता है। वो सांप उसे काटते तो नहीं हैं, लेकिन उसके पैर के ऊपर से सांप चढ़कर जाने से उसका पैर सूज जाता है और साथ ही रेगिस्तान के गर्म रेत में बिना जूते चप्पलों के चलने से उसके पैर में मोटे मोटे छाले पड़ जाते हैं, जिस वजह से वो चल नहीं पा रहा था। फिर इब्राहिम अपने कपड़े को उसके पैर पर बांध देता है और फिर वो आगे चलना शुरू कर देते हैं। उन्हें रेगिस्तान में चलते चलते दिन पे दिन बीतते जा रहे थे, पर उन्हें रोड कहीं नजर नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ प्यास के कारण नजीब और हकीम का बुरा हाल हो रहा था और फिर एक दिन हकीम प्यास के कारण बेहोश हो जाता है। इब्राहिम उसे होश में लाने के लिए अपने पसीने की एक बूंद उसके मुंह में डालता है। उसके बाद इब्राहिम उसे अपने कंधे पर उठाकर चलता है। फिर अगले दिन की सुबह जब वो लोग रेगिस्तान में आगे बढ़ रहे थे तो हकीम को कुछ बिल्डिंग नजर आने लगती हैं और वो दौड़कर उनकी तरफ भागने लगता है, लेकिन ये उसका वहम था। प्यास के कारण उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा था, जिसके चलते वो रेत को खाने लगता है और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। हकीम की मौत से नजीब काफी परेशान होता है। तभी रेगिस्तान में तेज तूफान आ जाता है। वो किसी तरह तूफान का सामना करके बच जाते हैं और अब नजीब की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। नजीब चलता चलता नीचे गिर जाता है। इब्राहिम उसका पैर देखता है तो पैर की हालत बहुत खराब थी। इब्राहिम फिर अपने जूते नजीब को पहना देता है। फिर आगे चलकर तभी रास्ते में उन्हें एक पेड़ और साथ ही पानी भी दिखाई देता है,
जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। नजीब भी पानी देखकर उसकी तरफ दौड़ने लगता है। इब्राहिम उसे एक साथ पानी पीने से मना करता है क्योंकि पानी जहरीला भी हो सकता है। फिर इब्राहिम एक कपड़े की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी उसके मुंह में डालता है और फिर दोनों पानी पीकर थोड़ी देर वहीं आराम करते हैं। इब्राहिम को वहां एक कांच की बोतल मिलती है जिसमें वो पानी भरकर आगे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वो एक जगह सो जाते हैं। जब नजीब अगली सुबह उठता है तो उसे इब्राहिम कहीं पर भी नजर नहीं आता। इब्राहिम उसे वहां अकेला छोड़कर जा चुका था, लेकिन वो नजीब के लिए उस बोतल में पानी भरा छोड़कर जाता है। अब नजीब यहाँ से आगे का सफर अकेला ही तय करता है। नजीब उस एक बोतल पानी के सहारे रेगिस्तान में कई दिनों तक चलता रहता है और जल्दी ही उसका पानी भी खत्म हो गया था। दूसरी तरफ उसे रोड भी दिखाई देने लगती है। वो रोड की तरफ भागने लगता है, लेकिन प्यास के कारण वो रोड के पास जाकर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो रात हो चुकी थी। फिर वो रोड पर एक ट्रक को आते हुए देखता है। वो ट्रक को रुकवाने की कोशिश करता है पर वो ट्रक नहीं रुकता। यह देखकर नजीब काफी दुखी होता है। किसी गाड़ी के आने के इंतजार में वो रोड पर चलता रहता है और उसे चलते चलते सुबह हो जाती है। फिर रोड पर एक शेख की गाड़ी आती है। वो शेख नजीब की हालत देखकर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और उसे पीने के लिए पानी भी देता है। वो शेख उसे शहर ले जाकर छोड़ देता है। नजीब शहर में इधर उधर भटकता रहता है और फिर वो फुटपाथ पर ही सो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नजीब एक मलयाली रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। उस रेस्टोरेंट के लोग भूले भटके अप्रवासी लोगों को उनको घर पहुंचाने में मदद करते हैं और वो नजीब की हालत सुधार कर उसका इलाज करवाते हैं और फिर उससे उसका पता पूछकर उसके घर वालों से उसकी बात भी करवाते हैं। उसके कागज पूरे ना होने की वजह से उसे 3 महीने जेल में रहना पड़ता है। 3 महीनों के बाद सऊदी पुलिस ही उसे भारत पहुंचा देगी। नजीब जब जेल में होता है तो वहां पर कुछ शेख आते हैं जो लोग उनके यहाँ से भाग गए थे, उन्हें वापस ले जाने के लिए आए थे। उन्हीं शेखों में नजीब का शेख भी था। नजीब उसे देखकर बहुत डर जाता है और उससे छुपने लगता है, लेकिन वो शेख उसे देख लेता है और उसके पास आता है। पर वो यहाँ नजीब की तलाश में नहीं आया था। वो नजीब से कहता है कि किसी और के वीजा पर आने की वजह से उसने उसे उठाया था और यह कहकर वो शेख वहां से चला जाता है। नजीब को जेल के ये 3 महीने रेगिस्तान में बिताए 3 साल के बराबर लगते हैं और फिर एक दिन वो घर जाने के लिए निकल जाता है और सोचता है कि गल्फ से वापस घर जाते हुए और लोग अपने परिवार वालों के लिए नई नई चीजें लेकर जाते हैं, पर मेरे पास मेरे परिवार को देने के लिए मेरी बची हुई जिंदगी ही है। और वो अपने घर जाने के लिए अपनी फ्लाइट में बैठ जाता है और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको दी गॉट लाइफ मूवी कैसी लगी। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।